हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आई होप सो आप प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होगे, बट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्योंकि लास्ट फेज है आपका ये कैट प्रिपरेशन का। पूरा ईयर आपने बहुत मेहनत किया है, जो आप पूरा ऐसे मेहनत को बढ़ाते चले जा रहे थे। अब थोड़ा एग्जॉस्शन भी फील हो रहा होगा। अब लास्ट फेज में ये नहीं समझ में आता कि भाई रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दूं या नए क्वेश्चंस करूं या कोई टॉपिक पेंडिंग है वो करूं। तो कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो बेस्ट पॉसिबल वे में, सो दैट आपका कैट में सबसे अच्छा अटेम्प्ट आपको मिल पाए, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपका मॉक्स में कोई पर्टिकुलर रेंज में स्कोर पहुंचा है तो आप ये अगर मन में बिठा के बैठ गए कि मैं कैट में उससे ज़्यादा कभी ला ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी जिन्होंने मॉक्स से ज़्यादा स्कोर अपना कैट में अचीव किया है। तो इवन इफ आप कभी 40+ या 50+ नहीं गए हो, आप सोचो कि कैट में भी ऐसा नहीं होगा, ये सच बात नहीं है। हाई चांसेस हैं कि आप जो है वो बेटर भी परफॉर्मेंस दे सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो। मे बी कैट का दिन आपका बेस्ट अटेम्प्ट निकल के आ जाए। तो आप होप्स लूज मत करिए। पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको तो मतलब आप बिल्कुल ये मत रखिए ही ना कि आप नेगेटिव वे में चीज़ों के बारे में सोचिए कि मेरा नहीं हो पाएगा। वो फैक्टर आपके मन में कभी भी नहीं आना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर व्हाट इज़ द आइडियल प्लान, बहुत सारे लोग पूछते हैं यार आइडियल प्लान क्या होगा। देखिए, आइडियल प्लान ऐसा है ना कि जो आपका मन मानता है इस टाइम पे आप वो करिए। अगर आपका मन मानता है कि यार मैं रोज़ मॉक देता हूँ, ठीक है, मेरा एनर्जी लेवल हाई है, मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, मैं रोज़ मॉक दे के मेरा काम चल रहा है, यू वॉन्ट टू डू दैट, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करता है मैं एक भी मॉक नहीं देना चाहता, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ना तो मॉक डेली देने वाला बंदा गलत है, ना मॉक छोड़ने वाला बंदा गलत है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपका प्रिपरेशन साइकिल क्या है और आप प्लानिंग कैसे करके चल रहे हो। अब आपको अगर कंफर्टेबल फील हो रहा है मॉक देकर, ऑब्वियसली आप दो। आप सेक्शनल देखकर आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, आप वो करिए। हमारे पास में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने कॉन्टिन्यूसली टिल द लास्ट डे भी मॉक्स देते रहे हैं और अच्छा स्कोर किया, और ऐसी भी एग्जांपल है जिन्होंने लास्ट 15 दिनों में कोई मॉक नहीं दिया और फिर भी 99+ जो है वो मार्क्स लेकर आए। तो ऐसा कोई आइडियल प्लान नहीं कि भाई इस टाइम पे ये करूंगा तो ही वो होगा। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू फील अबाउट योर प्रिपरेशन। आपका माइंडसेट क्या है, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो या नहीं, आप फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं हो। आप मे बी आपके मन में आया यार मैं गैप ले लेता हूँ, एक सेकेंड, मे बी आपके मन में आए मैं गैप ले लेता हूँ, और गैप के टाइम पे आप पूरा टाइम पे प्रोक्रास्टिनेशन में फंसे हुए, आप मन लग रहा है यार मेरा ये ना भूल जाए, मुझे वो ना भूल जाए, और वो रिलैक्सेशन फिर किस काम का, क्योंकि आपका माइंड तो उसी तरफ इंक्लाइंड है ना। तो इट इज़ बेटर कि आप उस टाइम पे कुछ कर लो, वो मे बी रिविजन हो, मे बी कुछ क्वेश्चंस का सॉल्विंग हो, दैट इज ऑल। अब मन में आता है यार VRC DLR एंड क्वांट्स का कैसे प्लानिंग करूं। देखिए, आप अगर कुछ नया अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो या मॉक्स या सेक्शनल नहीं दे रहे हो, व्हाट टू डू। ऑलरेडी जो मॉक्स आप दे चुके हो, ऑलरेडी कैट के पास्ट ईयर पेपर जो आप अटेम्प्ट कर चुके हो, ऑलरेडी अटेम्प्टेड चीज़ों को दोबारा से ओपन करके गो थ्रू करना बहुत अच्छा फेज रहता है। मतलब एक्टिवली आप उसको सॉल्व करो, माइंड के अंदर सॉल्विंग करने का ट्राई करो कि आप रीड करा आरसी और देखो कि क्या आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो। दैट इज ऑल, कि आपका माइंड जो है वो चलता रहे। आप किस तरीके से सोचना, आपका रीडिंग स्पीड है उस पर भी काम होता चला जाए, कॉन्सेंट्रेशन पे काम होता चला जाए। इस टाइम पे एक्चुअल में जो आप अभी रीडिंग स्पीड गेन करोगे उसका कैट में एक्चुअल इंपैक्ट नहीं है, बट क्योंकि आप जो रीड कर रहे हो आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे होगे, वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आएगा कि हाँ मुझे चीज़ें आती हैं यार, आई एम एबल टू सॉल्व इट करेक्टली। वो चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी कैट के अंदर एस करने में। सेम गोज फॉर DLR सेक्शन। मैं कह रहा हूँ आपको नया मॉक नया सेक्शनल देने का मन नहीं है, आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मॉक्स आप दे चुके हो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो, अब सॉल्विंग करना चाहते हो, बस सॉल्विंग कर रहे हैं, जस्ट ओपन किया पजल सॉल्व करके देखा कि यार ये यहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ, दैट इज़ फाइन। सेम गोज फॉर अ क्वांट सेक्शन कि भाई क्वांट में आपका रिवीजन इंटैक्ट होना है, मैंडेटरी है कि आप रिवीजन करो। साथ साथ में अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली रिवीजन की तरह ही वर्क करेगा कि आपने अगर एक्स क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपका वो टॉपिक तो रिवाइज होगा ही होगा। ऑब्वियसली बात है कि भाई आपका टॉपिक रिवाइज हो गया, रिवीजन के साथ साथ में आपका वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व भी हो जाएगा, तो उसके साथ साथ मिले जुले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपके रिकॉल हो जाएंगे। तो ज़रूर आप फ्री रहने से ज़्यादा बेटर मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना अच्छा ऑप्शन होगा। कि आप होप्स लूज मत कर दो। या तो आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है, 120 नंबर आ रहा है जी मॉक्स में, वो तो फिर बात ही अलग हो गया। उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वो आप अपने आप से बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं जज कर पाए अपनी प्रिपरेशन को लेके। बट जो लोग बाकी लोग हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या 70-80 मार्क्स से नीचे घूम रहे हैं, क्या प्लानिंग किया जाए। सॉल्विंग आपको करना चाहिए, मॉक्स देने का मन नहीं भी है, बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि आप सॉल्विंग क्वेश्चंस का जरूर करिए। वो नए क्वेश्चंस नहीं होंगे, दैट विल बी फाइन, पुराने ही क्वेश्चंस को दोबारा ओपन करके सॉल्व कर लेने से आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। कुछ नई चीज़ में हाथ ना डालिए। अब जैसे मान लो आपने सोचा यार मैंने गेम्स एंड टूर्नामेंट पढ़ा ही नहीं है, या आपको मन लगे सेट थ्योरी मैंने पढ़ा ही नहीं है यार, या फिर आपने सोचा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लूँ, आपने कभी पढ़ा नहीं है। अब इस टाइप पर ग्रैब करने का ट्राई करोगे ना, फॉर्मो सा क्रिएट हो जाएगा, आपको पूरी तरह से आएगा भी नहीं, और आपके मन में होगा यार पेपर में आ गया तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उस दुविधा में फंस जाओगे, वो काम खराब होने का स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है उस केस में। तो मेरे अकॉर्डिंग अवॉइड करना चाहिए। बट स्टिल यहाँ पे भी आपका डिसीजन है। अगर आपको लगता है यार हाँ यार मैं कोई बात नहीं मैं कर लूँगा यार, मैं अपने आप को डिटैच कर लूँगा, अगर बाई चांस मुझसे नहीं बन रहा तो ठीक है, आई विल बी एबल टू डिटैच माई सेल्फ, ठीक है मैं छोड़ दूंगा,
तो उस केस में आप जरूर इस टाइम पे भी करिए। मतलब कोई परफेक्ट चीज़ नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो ही उसका पॉजिटिव आउटकम होगा। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू थिंक, हाउ यू फील। अगर आप उसके लिए अच्छा फील कर रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर इट, कोई टेंशन ही नहीं है। ये मत सोचिएगा कि यार कोई एक बंदे ने अगर एक चीज़ बोला है तो वही 100% सच हो गया। इस टाइम पे आपका माइंड कैसा फील कर रहा है, आप कैसे सोच रहे हो, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। हाउ मेनी मॉक्स एंड सेक्शन शुड आई अटेम्प्ट, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कोई नंबर नहीं है, आप सोचो 1 मॉक दे दूँ या 2 मॉक दे दूँ या 3 दे दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितना आपका मन कर रहा है आप उतना करिए। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर करते रहिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा बहुत सॉल्विंग VRC DLR का करना इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं ओवरऑल मॉक सेक्शनल्स की बात करूँ, इट इज़ अप टू यू, जैसा आपको फीलिंग आ रहा हो। आप दिन में 2 मॉक देने का आपको फील आ रहा है, भाई दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फ्रेम ऑफ माइंड सही होना इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फिलिंग फॉर ऑल कॉलेजेस, लास्ट तक डिले मत करिएगा, क्योंकि जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो लंबा चौड़ा है। FMS का SOP लिखना होगा, SPGN में बहुत कुछ डालना पड़ेगा, अंदर भर भर के डिटेल्स वो मांगेंगे। MDI के लिए भी अगर आपके जॉब वाले बंदे हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे फिल करने के लिए। तो जो फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसेस है 22 नवंबर डेट है उनका लास्ट, मैंने कल ही वीडियो डाला था, वो ज़रूर कवर अप कर लो जितना जल्दी हो सके, उसको डिले ना करिएगा। देन हाउ टू रिवाइज, भाई रिवाइज का सिंपल सा प्रोसेस है, आपने खुद से नोट्स बनाए होंगे, वहाँ से रिवीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ईजी स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई वरी करने का नीड ही नहीं है। जो सेशंस आपके चल रहे हैं, डेली लॉन्ग सेशंस हो रहे हैं, वहाँ पे आप आओ, क्लास अटेंड करो, साथ साथ आपका रिवाइज होगा, साथ साथ आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, कॉन्सेप्चुअल आपकी सारी रिवीजन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लीप साइकिल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्लॉट 1 है। देखो अब ये भी ऐसा है ना कि ये बड़ा पर्सनल चॉइस है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, यार मैं एक दिन में सब कुछ सेटल कर लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अगर कल उठना है मैं सुबह उठ जाऊँगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैं पहले किस टाइम पे उठ रहा था, मैं कर लूँगा। ऐसे लोग जनरली जो है कर लेते हैं, उनको दिक्कत आता नहीं है। बट बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं हैंडल नहीं कर पाते। तो उनको इस टाइम पे क्या है, अगर आपका स्लॉट 1 है तो ट्राई करिए रात को 11-12 बजे तक मोबाइल जो है वो साइड पे रख कर सो जाए। अगर मोबाइल को साइड पे नहीं रखोगे, आपका नींद जो आपको आने वाला है नहीं, आप कर नहीं पाओगे हैंडल। और लोग कह रहे हैं रात को नींद ही नहीं आता, सुबह जाग नहीं खुलता, क्या करें। बड़ा मतलब टिकाऊ, सस्ता टिकाऊ उपचार है इसके लिए। आपको क्या करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आज के दिन पे आप कितने बजे सो रहे हो, मे बी 1 बजे या 2 बजे या 3 बजे, सुबह आपको 6 बजे उठ ही जाना है किसी भी हालत में। अगर सुबह 6 बजे आप उठ गए किसी भी हालत में, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट अगली रात को आपको 10 बजे के आसपास बढ़िया नींद आ रही होगी। ठीक है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड, और बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने अप्लाई करवाया, सबके लिए काम किया। तो आप भी ये ज़रूर अप्लाई करके देख सकते हो। अगर आपको ये मैनेज नहीं हो रहा कि आपको भाई नींद ही नहीं आता रात को, मेरी तो आंखें खुल जाती है, मैं क्या करूँ, सुबह जिस मर्जी कंडीशन में उठ जाना है एक बारी, रात को अगले दिन अपने आप नींद आ जाएगा, और उसी में आपका स्लीप साइकिल एक ही दिन में एडजस्टमेंट में आ जाएगा। कैट तक आते आते तक वो चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। एक चीज़ एडमिट कार्ड के रिलेटेड, और एडमिट कार्ड अपना प्रिंट आउट करा के रख लो, और सेंटर एक बार ही नाप लो भाई कहाँ पे है सेंटर, थोड़ा आइडिया ले लो कहाँ पे है, गूगल मैप्स पे चेक कर लो कहाँ पे है। अगर घर के आसपास है जाकर देख सकते हो, एक बार देखाओ, थोड़ा वो नर्व्स थोड़ी काम करने में हेल्प कर देती है ये चीज़। तो अगर घर के आसपास है 20-25-30 किलोमीटर में है तो एक बार जाके विजिट कर लो यार, ठीक है, उस दिन पे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, जाकर एक बार विजिट कर लेंगे। बाकी स्लॉट 1 कैसा होगा, स्लॉट 2 कैसा होगा, स्लॉट 3 कैसा होगा, ये पेपर हो जाने के बाद की बातें हैं, ये अभी की बातें नहीं है। वो जब हो जाएगा उसके बाद का सिनेरियो होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा भाई, जो भी होगा नॉर्मलाइजेशन। अब कुछ लोग नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा उसके बारे में पूछते हैं। भाई आपको, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो आप क्रिकेट तो अच्छे से फॉलो करते होगे, बट डकवर्थ लुईस सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, आपको नहीं समझ में आता ना। फिर भी आप मान लेते हो कि यार हाँ ये टारगेट मिला है दूसरी टीम को तो यही सही है भाई, जो भी निकल के आ गया ये सही है। वैसा ही आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, इसकी डिटेल्स में मत जाइएगा, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। वो जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर होकर आएगा वो आएगा। पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है। अगर किसी का लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा आया तो उनको स्केलिंग में मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं, बट कितने ज़्यादा मिलेंगे, कैसे वो फिगर आउट होगा, नहीं समझ में आने वाला भाई। अपना पेपर क्लियर करो और अपना MBA करने जाओ, इस पचके में नहीं पड़िए, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो बात का प्रोसेस है, वो आपके कंट्रोल का प्रोसेस नहीं है। आपका जो भी स्लॉट आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्लॉट, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स इन ऑल द 3 सेक्शंस। अब एक सेक्शन में अगर VRC अच्छा बन गया, सेकंड में DLR, थर्ड में क्वांट्स, या वाइसा वर्सा, किसी भी वे में वर्क कर सकता है, कोई फिक्स नहीं है ये चीज़। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार मेरा ये डिफिकल्ट हो गया, वो डिफिकल्ट हो गया। भाई जैसा पेपर बना है तीनों सेक्शंस, ट्राई टू मैक्सिमाइज इन ऑल ऑफ देम। अगर आपने अपना मैक्सिमाइज कर दिया, आपने बेस्ट अटेम्प्ट दे दिया, बस फिर आपसे फिर और कोई चीज़ आपको सोचने का नीड नहीं है। बाकी कैट के अलावा जो भी चीज़ें, स्नैप हुआ, एनमैट हुआ, बाकी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके बारे में कैट के बाद ही फोकस करेंगे, अभी बिल्कुल भी फोकस मत करिए। एक पॉइंट और, सर मेरा कैट का कोई प्रिपरेशन नहीं है अच्छे से, मैं क्या 2025 के बारे में सोचने लग जाऊँ, मैं नहीं रिकमेंड करता भाई इस चीज़ के बारे में। कि अगर आपका कैट का प्रिपरेशन नहीं है, आप फिर भी स्टिक करें यार, कोई दिक्कत नहीं है, अपना बेस्ट देके तो आप देखते हैं उसके बाद क्या रिजल्ट आता है, फिर प्लानिंग करेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस ईयर कुछ भी प्रिपरेशन किया ही नहीं है, कैट का फॉर्म भी नहीं भरा, अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, तो 2025 कोर्स के एनरोलमेंट्स ओपन हो चुके हैं। यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड चेक द डिटेल्स ओवर हियर। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, सारे पॉइंट्स का आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा। थैंक यू, बाय बाय,
ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। जैसा आपको पॉजिटिव फील हो रहा होगा वैसा करिए, कोई सही कुछ गलत इस टाइम पे नहीं है, ठीक है। बस प्रिपरेशन ओरिएंटेड होगा, दैट विल बी फाइन। अगर फ्री बैठने का मन कर रहा है यार 2 घंटे नहीं पढ़ूंगा, चिल करूंगा, बट उस टाइम पे चिल कर रहे हो, उस टाइम पे भी प्रिपरेशन के बारे में ना सोच रहे हो, दैट इज फाइन। बट अगर सोच रहे हो तो इट इज बेटर कि आप उस टाइम पे भी पढ़ ही लो। सो ठीक है जी, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अपना अपना ध्यान रखें, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से पढ़िए, अभी भी टाइम है ऐसा कि आप अपने चीज़ों में एडवांटेज ला सकते हो। ठीक है, बाय बाय।